नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। हमारा लेसन नंबर 8 चला हुआ है। पिछले वीडियो हमने लेसन नंबर 8 पर आधारित बनाई थी, उसका कुछ अंश बचता है, वो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लेट वी स्टार्ट लेसन नंबर 8। लेसन 8 मैक्रो इकोनॉमिक्स चली हुई ना हमारी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसका लेसन नंबर 8 चला हुआ था, यानी हमारा समग्र मांग और समग्र पूर्ति। समग्र मांग, समग्र पूर्ति तथा संबंधित धारणाएं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक चला हुआ था और इसके अंदर हमने एपीसी और एपीएस, एमपीसी और एमपीएस कंप्लीट कर लिया था। अब इनके अंदर थोड़ा सा रिलेशन के बारे में बताते हैं कि भाई रिलेशन बिटवीन किस किस के अंदर, बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या है। यानी हमारा एपीसी प्लस यदि एपीएस कर दिया जाए तो इक्वल टू 1 होता है। यानी एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। यदि आपको बोल दिया जाए कि भाई एपीसी 0.8 है और एपीएस निकालो, तो हम इसको निकालेंगे। यानी एपीएस इक्वल एपीसी प्लस है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 1 माइनस, और एपीसी है कितनी हमारी 0.8, और 1 के अंदर से 0.8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2, और इसी प्रकार इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, यानी इन दोनों के अंदर भी, एमपीसी और एमपीएस के दोनों के अंदर भी यदि ऐड कर दिया जाए तो क्या होता है, 1। ये क्यों होता है एमपीसी? एमपीसी का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई, प्लस एमपीएस का क्या होता है, चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई। आप दोनों को ऐड करो भाई, चेंज इन वाई एलसीएम आ गया, यानी चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस, ठीक है। चेंज इन वाई बाय चेंज इन वाई, चेंज इन वाई कैंसिल हो जाता है, क्या आएगा, चेंज इन वाई से चेंज इन वाई कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया, वाई से वाई कैंसिल, हमारा आ जाता है 1। तो ये हमारा दोनों का रिलेशन आ गया है, यानी एमपीसी और एमपीएस का रिलेशन क्या आ गया हमारा, 1। यही हम कह रहे थे कि दोनों का रिलेशन क्या है, 1। और यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, यानी मानो, यानी हमें कोई बोल दे एमपीएस 0.4 है, फाइंड एमपीसी, ये फाइंड करना है, दोनों का प्लस करते हैं कितना आता है, 1। तो यदि हम एमपीसी निकालें तो एमपीएस दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट का साइन ना, तो 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6। ये हमारा एमपीसी और एमपीएस, एपीसी और एपीएस के अंदर रिलेशन है। शो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा निवेश का व्यवहार। क्या है, निवेश का व्यवहार या निवेश फलन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इकोनॉमिक्स के लिहाज से अगर आप इसको देखा जाए तो हमारा ये बेसिक भी बनता है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि ये हमारे आने वाली क्लासों के अंदर बहुत काम करने वाली चीज़ें हैं।
ठीक है। यानी निवेश का व्यवहार होता क्या है, यानी निवेश से क्या अभिप्राय है। निवेश से अभिप्राय हमारी जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनके अंदर, जैसे मशीनें हैं, कारखाने हैं, मकान हैं, उनके अंदर वृद्धि हो जाना। यानी हमारी जो स्थिर साधन है, पूंजीगत जो वस्तुएं हैं, हमारी जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनके अंदर वृद्धि, पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि होना क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। वो किसके रूप में हो सकते हैं, मशीनों के तौर पर भी हो सकती हैं, कारखानों के रूप में भी हो सकती हैं, या मकानों के रूप में भी हो सकती हैं। कोई भी स्थिर साधन के तौर पर वृद्धि होना निवेश में निवेश कहलाता है। ठीक है। यानी यदि आपके पास इसकी परिभाषा के तौर पर आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका परिभाषित रूप, निवेश में उत्पादन के टिकाऊ यंत्रों, नए निर्माण तथा स्टॉक में होने वाले परिवर्तन के खर्च को शामिल किया जाता है, ठीक है। ये निवेश का व्यवहार है। और निवेश हमारी 2 टाइप्स में होती हैं। निवेश के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं। नंबर 1, एक तो हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, यानी प्रेरित निवेश बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रेरित निवेश के तौर पर लेते हैं। प्रेरित निवेश क्या होता है, बच्चों ध्यान से देखो, प्रेरित निवेश को ध्यान से सुनना है आपने। ये पूरा हम लिखेंगे नहीं, केवल बोलेंगे, आपको डायग्राम समझाएंगे इसका। प्रेरित निवेश वह निवेश है जो अर्थव्यवस्था में आय तथा लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। आय और लाभ की मात्रा, आय कितनी होती है, लाभ कितना होता है उससे, उस पर निर्भर करता है। आय जितनी ज्यादा होगी वह भी उतना ज्यादा बढ़ेगा, आय जितनी ज्यादा होगी वह उतना बढ़ेगा, और वह जितना बढ़ेगा लाभ की आशंसा उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है। लाभ की आशंसाएं उतनी ज्यादा होती हैं जिससे निवेश में और अधिक वृद्धि करने की प्रेरणा मिलती है। इसे ही हम प्रेरित निवेश कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे ये हमारा OX वक्र है, ये OY वक्र है। यहां पर हमने इनकम को मान लेते हैं, और यहां पर इन्वेस्टमेंट को मान लेते हैं, हमारा निवेश को मान लेते हैं। और ये क्या है, हमारा प्रेरित निवेश, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। आय जितनी ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा होगा। आय यानी L1 ले लेते हैं, इसको K1, आय बढ़कर L2 हो जाती है। आय बढ़कर यदि L2 हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़कर K2 हो जाता है। यानी इन्वेस्टमेंट आय पर निर्भर करता है, और आय अगर ज्यादा होगी तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेरित निवेश। सेकंड, हमारा जो निवेश है वो 2 टाइप्स है। फर्स्ट प्रेरित निवेश हो गया हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, एंड सेकेंडली है स्वचालित निवेश। स्वचालित निवेश यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, अपने आप जो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी जो लाभ की प्रेरणा से परे होता है, स्वतंत्र होता है। लाभ इसके ऊपर यानी आय इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालता।
यानी स्वचालित निवेश वह निवेश है जो सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसे ही हम स्वचालित निवेश कहते हैं। इसकी कीमत स्तर क्या होती है? कम होती है। इसका कीमत स्तर कम होता है या कीमत में कोई भी परिवर्तन हो, लाभ कितना हो, कम हो, ज्यादा हो, स्वचालित निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ओ एक्स अक्ष पर इसको इनकम के तौर पर लेंगे और ओ वाई पर हम वही इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेंगे। और जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो ओ एक्स अक्ष के बिल्कुल पैरेलल आएगा। क्या आ गया भाई? हमारा पैरेलल। यानी इनकम चाहे 0 है तो भी ये होगा, इनकम बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाती है तो भी हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा। यानी लाभ और आय से यह क्या होता है? स्वतंत्र होता है। यह सरकार के द्वारा किया जाता है। हमारी समग्र मांग को बढ़ाने के लिए सरकार ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है। इसका लाभ और आय से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह स्वतंत्र होती है आय और लाभ से। क्लियर है? अब आता है हमारा निवेश के निर्धारक तत्व। यानी ये तो हो गए उसके टाइप्स। निवेश के क्या हो गए? हमारे टाइप हो गए, प्रेरित निवेश, स्वचालित निवेश। अब आ जाता है हमारा कि भाई इसके निर्धारित तत्व कौन कौन से हैं? किसके? निवेश के निर्धारित दो तत्व हैं निर्धारित करने वाले। कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से फर्स्ट, पूंजी की सीमांत कुशलता। पूंजी की सीमांत कुशलता यानी MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। MEC के तौर पर लेंगे इसको हम। यदि बार बार MEC लिखें तो आप समझ जाना कि पूंजी की सीमांत कुशलता का ही जिक्र है अब। ठीक है? पूंजी की सीमांत कुशलता। और सेकेंडली है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है? अब दोनों को हम बारी बारी विस्तृत रूप से आपको समझाएंगे। यानी फर्स्ट हम लेते हैं पूंजी की सीमांत कुशलता। पूंजी की सीमांत कुशलता यानी MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होता क्या है? ठीक है? पूंजी की, चलो इसको विस्तृत रूप से ही बताएंगे आपको। पूंजी की सीमांत कुशलता, सीमांत कुशलता किसी पूंजीगत पदार्थ, किसी पूंजीगत पदार्थ की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उसकी लागत की तुलना में, एक अतिरिक्त वस्तु का प्रयोग करने से उसकी लागत की तुलना में मिलने वाले अनुमानित लाभ की दर है। ठीक है? ये हमारे पूंजीगत सीमांत कुशलता। यानी एक अतिरिक्त पूंजीगत वस्तु का प्रयोग किया
तो उसकी जो लागत आई और उससे जो आय है, आय की दर कितनी ज्यादा है, लाभ कितना ज्यादा हुआ है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी कितनी हमने ज्यादा से ज्यादा एमएसी है उसकी हमारे पास। ठीक है, यानी कैसे सर, यानी इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि भाई मान लीजिए कि भाई एक मशीन हमने 1 वर्ष के लिए ली है, एक मशीन हमने 1 वर्ष के लिए खरीदी है, यानी उसकी पूर्ति कीमत कितनी है, एक वस्तु जो हमने खरीदी है उसकी पूर्ति कीमत कितनी है, 1000। ठीक है, और 1000 के बाद उसकी अनुमानित आय कितनी है, हम मान लेते हैं 1100 रुपये। कितनी है, 1100 रुपये आय है। तो लाभ कितना हुआ भाई, यानी 1100 रुपये का अनुमानित आय है, 1000 रुपये की पूर्ति कीमत है, तो कितने रुपए लाभ हो गया हमारा, 10। और जो निवेश किया था 1000 रुपये, इसकी निवेश की सीमांत कुशलता यदि दर के तौर पर निकाले, निवेश की सीमांत कुशलता यदि हम इसकी दर निकालें तो कितना लाभ हुआ है, 100। कितने रुपए पर हुआ है, 1000। एंड परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100, 20 20 10 10 10, शो 10%। तो यहां पर हमारी जो निवेश की सीमांत कुशलता कितनी आ गई भाई, 10%। और अभी अभी आपने देखा होगा, इस उदाहरण से ये बात स्पष्ट होती है कि हमारी 2 प्रकार की चीजें आती हैं। नंबर 1 अनुमानित आय, आय कितनी है। नंबर 2 पूर्ति कीमत, सप्लाई प्राइस। ये 2 चीजें पढ़ी हमने। अनुमानित आय का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड। अनुमानित आय, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, यानी प्रोस्पेक्टिव यील्ड यदि बोलें तो आप समझ जाना पीवाई हमने प्रोस्पेक्टिव यील्ड बोला है, और सप्लाई प्राइस बोलें तो आप समझ जाना पूर्ति कीमत है, सप्लाई प्राइस। चलो अब इसको हम बारी बारी अनुमानित आय और पूर्ति कीमत को पढ़ते हैं। फर्स्ट है अनुमानित आय। अनुमानित आय क्या होती है, यानी प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होती है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होती है। ठीक है, हमने ये देखना है। क्लियर, हाँ भाई। अब इसको समझने के लिए हम क्या करें, यानी अनुमानित आय से अभिप्राय उस समग्र शुद्ध आय से है जिसका किसी पूंजीगत पदार्थ के प्रयोग करने से उसके कार्यकाल की समग्र अवधि से प्राप्त आय है। यानी ये कोई मशीन है 10 साल तक चलती है, तो 10 साल तक उसकी जो आय हुई उसे हम अनुमानित आय, उन सबके जोड़ को अनुमानित आय बोलते हैं। यानी किसी वस्तु की कितने चलनी है, उसकी कितने साल तक वो वस्तु चलती है, उन सभी के जोड़ को, उन सभी सालों से जो इनकम होती है सभी के सालों को जोड़ को हम अनुमानित आय कहते हैं। यानी यदि हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर हमें आय कितनी हुई है, मान लिया हमने Q1 के तौर पर, सेकंड ईयर के अंदर Q2 मान लिया, थर्ड ईयर के अंदर Q3, फोर्थ ईयर के अंदर Q4, डॉट 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 डॉट। वो मशीन कितने सालों तक चलती है, मान लिया हमने n वर्ष तक चलती है, तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड को n वर्षों तक जोड़ना पड़ेगा, वो तभी तो हमारी अनुमानित आय निकलेगी। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम अपनी अनुमानित आय को आराम से निकाल सकते हैं। आप कर सकते हैं अनुमानित आय, हम लिख सकते हैं। सेकेंडली हमारा क्या है, पूर्ति कीमत। पूर्ति कीमत यानी सप्लाई प्राइस। क्या है हमारे दूसरी, सप्लाई प्राइस। प्यारे विद्यार्थियों सुनो, हमने एक मशीन पीछे आपने देखा था पूर्ति कीमत 1000 रुपये है। अरे भाई
आप ध्यान से सुने, यानी नई वस्तु जो हम खरीदते हैं वो वस्तु की पूर्ति कीमत नहीं होती। मान लो पुरानी जो मशीन है, पुरानी मशीन हमने जब कबाड़ा हो चुका था उसको हमने 1,000 रुपये में बेच दिया, और नई जो मशीन खरीदी वो 3,000 रुपये में आई। कितने रुपए में आई? नई मशीन 3,000 रुपये में। तो 1,000 रुपये और 3,000 रुपये के बीच में कितना डिफरेंस है? 2,000 रुपीज। तो हमारी जो सप्लाई प्राइस है, पुरानी मशीन जो हमने कबाड़ के तौर पर बेची थी उसकी भी तो आय हुई है। वो आय जो नई मशीन आई है उसके अंदर से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो पैसे बचते हैं वो हमारा सप्लाई प्राइस होती है। क्लियर है? यानी सप्लाई प्राइस होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। यानी किसी वस्तु की, नई वस्तु की कीमत को हम पूर्ति कीमत नहीं करते कहते, किसी वस्तु की पुनः स्थापन लागत को पूर्ति कीमत कहते हैं। और सप्लाई प्राइस का फार्मूला क्या है? सप्लाई प्राइस इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड इन 1 ईयर डिवाइड बाई 1 प्लस m for MEC, marginal efficiency of capital, plus PY2 डिवाइड बाई 1 प्लस m इन सेकेंड ईयर के लिए, प्लस PY3 डिवाइड बाई 1 प्लस m की पावर 3 क्योंकि थर्ड ईयर है। इसी प्रकार इसको ऐड करते चलें, कहाँ तक? जितने वर्षों तक हमारी प्रोस्पेक्टिव यील्ड चलेगी। n ईयर ले लिया ना, और इसका भी 1 प्लस m टू द पावर n लिखेंगे। ये हमारा सप्लाई प्राइस का फार्मूला है। और इसको छोटे तौर पर यदि आप लेना चाहें, आपको कंप्लीट पता है 3 साल 4 साल चली है, तो इसको भी हम आराम से निकाल सकते हैं। PY डिवाइड बाई 1 प्लस m टू द पावर n, ठीक है। या py निकालना चाहें, यानी आप py निकालना चाहें तो ये डिवाइड में है, sp के साथ क्या हो जाएगी? इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, यानी sp 1 प्लस m टू द पावर n। और यदि sp को हम क्या करें, इसको sp को हम इस तरफ लेके आए तो क्या होगा? पी वाई डिवाइड बाई एस पी इक्वल टू 1 प्लस m पावर n है। तो यहाँ पर जो पावर है वो यहाँ पर इन रूट के अंदर पावर हो जाएगी। यहाँ 2 है तो अंडर रूट 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा, पता है ना। 4 है तो यहाँ पर 4 टाइम हो जाएगा। ये 1 प्लस का है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, यानी m इक्वल टू, इसको हम यदि यहाँ ले लेते हैं पी वाई बाई एस पी इन रूट n, और 1 प्लस का है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। यानी MEC निकालने का फार्मूला क्या है? प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइड बाय सप्लाई प्राइस इन रूट n ईयर्स एंड माइनस 1। क्लियर है? इससे हम एक क्वेश्चंस आपको सोल्व करके दिखाते हैं। मान लिया कि भाई किसी वस्तु की सप्लाई प्राइस 1,000 रुपीज है और उसका n 2 ईयर्स है। n कितना है? 2 ईयर्स का टाइम आ गया ना हमारा, t लगा लो भाई, इसको n लगा लेते हैं जो फार्मूले में है, यानी 2 ईयर्स है, ठीक है। और उसकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड 2 ईयर्स के आफ्टर 2 ईयर्स कितनी है? 1210। अगर ये दे रखी है और हमें बोल दिया कि MEC निकालो, MEC निकालो। MEC क्या होती है? MEC बोलो या M बोलो, सेम बातें हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत कुशलता निकाल सकते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या था भाई? PY बाई SP इन रूट एंड माइनस 1। यहाँ पर क्या करें? PY कितना है? 1210। SP कितना है?
1000, ईयर कितना है 2 एंड -1, 0 to 0। 121 का रूट क्या होता है 11, 100 का रूट क्या होता है 10 एंड -1। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 10, 10 1 जा 10, 11, 1 10 जा 10 और 10 जा 1/10। 1/10 कह लें या इसकी परसेंटेज बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 100, 0 to 0 कैंसर, 10%। ये क्या आ गई हमारी MAC इज इक्वल टू 10%। ठीक है, तो इस प्रकार आप पूंजी की सीमांत कुशलता की दर प्राप्त कर सकते हैं। नाउ MAC complete. Now we can read second, क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 2 पार्ट्स के रूप में लिया था ना हमने पीछे। नहीं, हाँ पार्ट्स के अंदर लिया था ब्याज की दर, ब्याज की दर यानी हमने पार्ट्स के तौर पर लिया था तो उसी के तौर पर ब्याज की दर को लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए देखो, इसका ध्यान रखना बच्चों कि भाई ब्याज की दर होती क्या है। निवेश किए जाने वाले धन की लागत को ब्याज कहा जाता है। इसका कारण यह है कि भाई निवेश करने के लिए यदि दूसरों से रुपया उधार लिया जाए तो उन्हें ब्याज देना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि निवेशकर्ता अपना धन यूज करता है तो वह अपने पैसे को प्रतिभूतियों पर बॉन्ड खरीदने में लगा सकता है, जिससे उसे ब्याज प्राप्त होगा। परंतु यदि उस धन को निवेश कर देता है तो ब्याज से वंचित रहना पड़ता है, ब्याज उसे नहीं मिलता। अतएव निवेश करते समय उत्पादक उससे मिलने वाले लाभ अर्थात उसकी पूंजी सीमांत कुशलता और निवेश की लागत ब्याज की दर की तुलना करता है। नहीं समझ में आई? देखो, यानी किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट चली हुई है 5% और M चला हुआ है 10%, या हमारे पास जो पैसे हैं या तो हमारे पास खुद के पैसे हैं या हम किसी से ब्याज पर उधारे लेते हैं। उधार लेते हैं तो देखते हैं हमने दूसरे को ब्याज कितना देना है और हमारा प्रॉफिट कितना होता है। यदि M ज्यादा है तो वो ब्याज पर पैसे लेकर भी लगा देता है, और यदि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, M कम है, तो वो पैसे इन्वेस्टमेंट करने की बजाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रतिभूतियां, बॉन्ड्स आदि की खरीद पर जो पैसे ब्याज मिलता है वो उससे इनकम कमाता है। यानी ब्याज की दर क्या समझ में आई आपको? ब्याज की दर का संबंध MAC से है। MAC यदि ज्यादा है, ब्याज की दर कम है तो निवेश करेगा, और यदि ब्याज की दर ज्यादा है और तो वह निवेश नहीं करेगा। तो ब्याज की दर से संबंधित क्या है M तभी लागू होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी। आई होप प्यारे विद्यार्थियों आपको वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको और अच्छी तरह आपको बताते हैं। इसकी कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन यानी MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी निवेश करेगा या नहीं। अगर MEC ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, निवेश की दर ज्यादा है, MEC परसेंटेज ज्यादा है, तो निवेश करेगा। कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? निवेश करेगा। सेकंड कंडीशन क्या है? यदि MEC ज्यादा नहीं है, MEC कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो निवेश नहीं करेगा। वो सारे पैसों को शेयर बाजार या प्रतिभूतियां, अपनी जो शेयर बाजार है या बॉन्ड्स वगैरह खरीद लेगा, निवेश नहीं करेगा, वहां से ब्याज लेगा, निवेश नहीं करेगा। एंड थर्ड कंडीशन है यानी MEC इक्वल टू R। MEC और R के अंदर यदि इक्वल है तो यह स्थिति अनिश्चित की स्थिति है, यानी वो निवेश कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता। ये क्या होगी? अनिश्चित की स्थिति होगी, अनिश्चितता की स्थिति होगी। यानी वो इन्वेस्टमेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ये अगर तीनों आपको क्लियर है तो आप ब्याज की दर को आराम से लिख सकते हैं। MEC का मतलब जो उसने
पैसे इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में, उससे जो लाभ प्राप्त होगा उसको एमईसी बोलते हैं। अभी अभी अब पीछे पड़ गया है क्वेश्चंस के अंदर। आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो प्रतिभूति या बॉन्ड्स खरीदने से जो ब्याज मिलता है उसको। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो एमईसी करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो एमईसी पर खर्च नहीं करेगा, और यदि एमईसी आर इक्वल है तो अनिश्चितता की स्थिति है, कर भी सकता है और ब्याज पर भी पैसे दे सकता है। क्लियर? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो ब्याज की दर है ये पॉइंट्स कंप्लीट होता है। क्लियर है? अब आ जाता है कि भाई पूर्ण रोजगार होता क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इन्वेस्टमेंट कंप्लीट है, पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है हमारा? फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार पूर्ण रोजगार से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें किसी दिए हुए वास्तविक मजदूरी दर, जो मजदूरी दर चली हुई है, मजदूरी दर पर श्रम की जो मांग है वो उसकी श्रम की जो हमारी श्रम मांग है वो उसकी श्रम पूर्ति के इक्वल होती है। श्रम मांग और श्रम पूर्ति दोनों इक्वल हैं। ऐसी स्थिति में रोजगार पूर्ण की स्थिति प्राप्त कर लेगा। पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी कुछ बेरोजगारी पाई जाती है, जो आदमी ना चाहते हुए यानी इस मजदूरी दर पर काम करना नहीं चाहते। जो व्यक्ति इस मजदूरी दर पर काम करना चाहता है और उसे उसकी मांग और श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर हो जाती है, और मजदूरी दर पर काम करना नहीं चाहते, उन व्यक्तियों को छोड़कर हमें पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाता है। पूर्ण रोजगार का मतलब ये नहीं है कि भी सभी व्यक्तियों को रोजगार है, यानी कोई भी बेरोजगार नहीं है, ऐसा मीनिंग नहीं है। पूर्ण रोजगार का मतलब है जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं उन्हें उनकी रोजगार मिला हुआ है। ठीक है, अब पूर्ण रोजगार के बाद बेरोजगारी के तौर पर आती हैं, यानी नंबर 1 बेरोजगारी के टाइप हैं। नंबर 1 संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी ये क्या बेरोजगारी है? यानी संघर्षात्मक बेरोजगारी का मतलब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपने वो कंपनी छोड़ देते हैं। ठीक है, कंपनी छोड़ देते हैं और आपको 2 महीने घर पर खाली बैठना पड़ा। जब तक दूसरी नौकरी मिलती है तब तक 2 महीने नौकरी से हाथ धोने पड़े, घर बैठना पड़ा। तो ये जो घर बैठा है व्यक्ति 2 महीने तक, वही हमारी संघर्षात्मक बेरोजगारी कहलाती है। वही हमारी क्या है? संघर्षात्मक बेरोजगारी कही जाती है। या संघर्षात्मक बेरोजगारी और क्या होती है? संघर्ष करना, यानी कच्चा माल में कमी आ जाए, कच्चा माल आगे से ना मिले, कमी, बिजली की कमी हो जाए, मशीन में टूट फूट हो जाए, मशीन में टूट फूट हो जाए जिसके कारण उत्पादन बंद हो जाता है, जिसके कारण उत्पादन कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। तो इस समय पर जो व्यक्ति बेरोजगार होते हैं, जिनकी इनकी वजह से रोजगार चला गया या कुछ समय तक बेरोजगार हो गए हैं, उसे ही हम संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 टाइप्स बता दिया। एक व्यक्ति को अपना कि भाई नौकरी की तलाश में जो कुछ समय घर पर खाली बैठना पड़ा, उसको भी संघर्षात्मक बेरोजगारी, या इस प्रकार की बेरोजगारी जैसे मशीनी टूट फूट, बिजली की कमी, कच्चा माल में कमी हो जाती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? संघर्षात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। नेक्स्ट, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी ये क्या होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी यानी आप देखो, पुरानी मशीनें चली हुई हैं, पुरानी मशीनें चली हुई हैं
और जो कारीगर हैं वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है। अब पुरानी मशीनों को खत्म कर दिया जाता है, नया आविष्कार हो जाता है, नई मशीनें आ जाती हैं। जो पुरानी मशीनें चलाने वाले कारीगर थे वो नई मशीनों को नहीं चला सकते। नई मशीनों को चलाने के लिए नए कारीगर की आवश्यकता होती है। नए कारीगर की आवश्यकता होगी। जो पुराने मिस्त्री थे या कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए, तो उसे हम क्या लेंगे? संरचनात्मक बेरोजगारी। तो प्यारे विद्यार्थियों, पुरानी मशीन पर यदि 10 व्यक्ति काम करते थे, नई मशीन आ गई, केवल 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो इस प्रकार 8 व्यक्ति भी बेरोजगारी हो जाते हैं। चलो, उन्हीं में से 2 व्यक्ति नई मशीन चला भी लेते हैं, तो 8 व्यक्ति अब बेरोजगार हो जाते हैं। तो 8 व्यक्ति जब बेरोजगार हो गए, वो संरचनात्मक बेरोजगारी के अंदर आते हैं। ठीक है। एक आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी। ये पॉइंट्स और देख लो एक बार। आपने देखा होगा कई बार यूज हुआ है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब यानी एक श्रमिक रोजगार उपलब्ध होने पर भी, रोजगार उपलब्ध है, रोजगार उपलब्ध है, पर वो नौकरी नहीं करना चाहता, इस दर पर, मजदूरी दर पर नौकरी नहीं करना चाहता, तो इस प्रकार की बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी के रूप में आता है। यानी रोजगार उपलब्ध होने पर भी वर्तमान मजदूरी दर पर वह कार्य करना नहीं चाहता, उसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी की श्रेणी में लेते हैं। और सेकेंडली है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी यानी बिना इच्छा के बेरोजगारी हो गई। यानी अनैच्छिक बेरोजगारी यानी मजदूरी दर पर, वर्तमान मजदूरी दर पर काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, परंतु उन्हें कार्य नहीं मिलता, उन्हें कार्य नहीं मिलता। उन्हें हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी। उसे हम क्या बोलते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी के तौर पर बोलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके पास केवल इस लेसन के 2 पॉइंट्स और ऐसे रह जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो होती है नियोजित बचत। नियोजित बचत, ठीक है। नियोजित बचत बोल देते हैं पहले। नियोजित बचत क्या होती है? यह वह बचत है, यह वह बचत है जो लोग किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। चलो, ये तो बात हो गई आपकी कि भाई नियोजित बचत होती क्या है। नियोजित बचत का मतलब यानी आप चाहते हैं कि भाई मेरे घर में, चलो हम छोटे तौर पर ले लेते हैं, हम जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में फ्रीज हो, तो हम उसके लिए घर में छोटी छोटी बचतें करना शुरू कर दें।
सिर्फ कर दे नहीं, हम इच्छा करें कि भाई हम अपने फ्रीज के लिए 100 रुपये पर मंथ या 1000 रुपये पर मंथ हम अपने सेविंग करेंगे। इच्छा है आपकी, अगर इच्छा है तो नियोजित बचत होती है। ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम किसी अपने उद्योग के बारे में सोचते हैं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय रोजगार के विभिन्न स्तरों पर, आय कितनी आय है, कितना रोजगार है, उसके ऊपर हम इच्छा रखते हैं, तो हम नियोजित बचत कहते हैं। अब इसको बोल देते हैं नियोजित निवेश। क्या है? नियोजित निवेश। यानी ये भी हमारी इच्छा पर आधारित है। यह वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। यहां पर बचत है, बचत की जगह निवेश लिख दें, बाकी सेम टू सेम। यानी केवल इच्छा रखना नियोजित बचत, केवल इच्छा रखना नियोजित निवेश। निवेश वह निवेश है जो लोग किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं, नियोजित निवेश कहलाता है। ठीक है, ये तो केवल इच्छा होती है। इच्छा करना, केवल इच्छा करना क्या कहलाता है? नियोजित। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कि भाई वास्तविक बचत क्या होती है। वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश ये क्या होते हैं? वास्तविक बचत क्या होती है? वास्तविक बचत वह बचत है, चलो इसको लिखें, वास्तविक बचत वह बचत है वास्तविक बचत वह बचत है, इसको जो किस प्रकार लिखें? जो किसी अर्थव्यवस्था में वास्तव में की जाती है, वास्तव में की जाती हैं। यानी आपने क्या पढ़ा? यहां पर नियोजित बचत थी, वो केवल इच्छा करता है, और यहां पर वास्तव में जो बचत की जाती है उसे हम वास्तविक बचत कहते हैं, और इसी प्रकार वास्तविक निवेश है। वास्तविक निवेश, वास्तविक निवेश भी वही हुआ। वास्तविक निवेश वह निवेश है जो किसी अर्थव्यवस्था में वास्तव में किया जाता है। यानी नियोजित केवल इच्छा रखते हैं, नियोजित बचत और नियोजित निवेश केवल इच्छा रखते हैं। वास्तविक बचत, वास्तविक निवेश वो वास्तव में करते हैं, बचत भी करते हैं, निवेश भी किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर लिखें, बताएं, और इससे हम इंस्पायर होते हैं आपको और अच्छी वीडियो देने के लिए। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, अपना पावर, जो शिक्षा की पावर है, उसको बढ़ाते रहें। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।